बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। कैंसर की दवाइयां होंगी सस्ती। जीएसटी 12% से घटाकर की गई 5%। प्रधानमंत्री का पंजाब दौरा। हलवारा लुधियाना सिविल टर्मिनेट का किया उद्घाटन। 1 मार्च से शुरू होंगे कॉमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन। संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो रुकी सैलरी। यूपी में 78,000 से ज्यादा कर्मचारियों पर सरकार का एक्शन। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर की याचिका। नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 78,000 से ज्यादा कर्मचारियों पर एक्शन किया। संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया गया तो सैलरी रोक ली गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति और सख्ती से लागू करते हुए बड़ा कदम उठाया है। मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड न करने वाले 78,236 राज्य कर्मियों का वेतन रोक दिया गया है। सरकार ने साफ किया है कि जब तक कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन नहीं दर्ज करा देते तब तक वेतन जारी नहीं किया जाएगा। चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे कर्मचारी तब तक उनकी सैलरी रोक ली जाएगी। तो संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो सैलरी रोक दी है योगी सरकार ने। यूपी सरकार का एक बड़ा एक्शन सामने आया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2026 और 27 पेश किया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने बजट की तारीफ की। उन्होंने बजट को भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट बताया। नमस्कार, आज मैं भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में सभी राज्यों को एक साथ आगे लेकर चलने का महत्वपूर्ण विजन प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया ये पहला बजट तेज आर्थिक विकास, लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने और सबका साथ सबका विकास के 3 कर्तव्यों को समर्पित रहा है। ये बजट बताता है कि पूरा देश 7% की विकास दर के साथ पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म एक्सप्रेस पर शानदार परफॉर्म कर रहा है। और वित्त मंत्री ने आज वित्त वर्ष 2026 और 27 का आम बजट पेश किया, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का बजट ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। यह बजट विकसित भारत के निर्माण का बजट है। यह बजट 2047 के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए मजबूत नींव डालने का बजट है, जिसमें रिफॉर्म पर जोर दिया गया है। बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला सबकी चिंता की गई है। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ऐसी वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 9वीं बार लगातार बजट पेश किया है और एक महिला वित्त मंत्री जिन्होंने लगातार 9वीं बार बजट पेश किया है। ये अपने आप में हमारे लिए गर्व का विषय है। आज का बजट ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। ये बजट विकसित भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए मजबूत नींव डालने वाला बजट है, जिसमें रिफॉर्म्स पर जोर दिया गया है।
और बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव एक दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आम बजट पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बजट देश के हर वर्ग, जाति, धर्म के लोगों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। इस बजट के जरिए बिहार की उन्नति के साथ औद्योगिक विकास में बढ़ोतरी मिलेगी। एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करने का काम किया गया है, जिसमें ये मूल अवधारणा है जो हमेशा प्रधानमंत्री जी का मूल अवधारणा है, सबका साथ सबका विकास। सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इस बजट में खास ध्यान रखने का काम किया गया है। कोई वर्ग और कोई ऐसा तबका नहीं है जो इस बजट से अछूता रहेगा। ये देश के 140 करोड़ आबादी वाला बजट है और विकसित भारत बनाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसको पूरा करने के लिए योजनाओं के माध्यम से काम करने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आम बजट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया गया है। उन्होंने कहा कि बजट देश को विकसित भारत बनाने की मजबूत नींव रखता है। आज हमारे पार्टी के संगठन के रचनानुसार दिए गए दायित्व के तहत मैं संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में सभी हमारे अंबिकापुर के इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी, सीए, व्यापारी साथी, चैम्बर के साथी, जनप्रतिनिधिगण सबके साथ बैठ करके मैं बजट का श्रवण किया और हम सभी यहाँ उपस्थित सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। और आज हमने निर्मला सीतारमण जी, देश की नारी शक्ति की प्रतीक, जिन्होंने 9वें बार लगातार बजट प्रस्तुत किया, जो भारत देश में लगातार 9 बार बजट प्रस्तुत करने का अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक स्थिरता के साथ, भारत देश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार तेजी से काम कर रही है और एक स्पष्ट विजन के साथ 2047 के विकसित भारत के विजन के साथ ये सरकार काम कर रही है। और हर बजट दर बजट उस विजन का की ओर एक एक बड़े कदम के रूप में एक एक बजट को आप देख सकते हैं। तो आज संसद में आम बजट पेश हो गया है। हमारे संवाददाता ने बजट को लेकर लोगों की राय जानी, लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में यूनियन बजट पेश किया। बजट को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों को बजट से क्या उम्मीदें थी। हमारे साथ मौजूद है युवा आनंद शंकर जी। हम इसे जानते हैं, बजट में युवा वर्ग को शिक्षा के क्षेत्र में क्या मिला, क्या लाभ होगा, उसका क्या उम्मीदें थी और उन उम्मीदों पर कितना खरा उतर रहा है बजट। अनिल जी, आपको क्या लग रहा है कि बजट में युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या उम्मीदें थी और क्या मिला? देखिए, बजट पिछले साल से इस बार एजुकेशन में बढ़ा है। बजट इस साल 83,000 करोड़ का बजट बना है, जिसमें कि ज्यादातर फोकस करा गया है स्टेम लैब्स पे, टिंकरिंग लैब पे, मतलब कि एआई इनेबल ज्यादा करा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पेश किया। आपको क्या लगता है व्यापारी वर्ग के लिए ये बजट कितना लाभप्रद है? क्या व्यापारियों को मिला या व्यापारियों को क्या उम्मीद थी इस बजट से? देखिए, औद्योगिक केंद्र के हिसाब से छोटे उद्योगों के लिए 2000 करोड़ के लगभग का बजट मिला है, जो कि हमारे व्यापारियों के लिए बहुत ही लाभप्रद है और इससे हमारे व्यापार को विकसित होने में बहुत ही सुविधा मिलेगी। लेकिन मैं कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ के लिए एक डिमांड करना चाहता हूं कि आप छोटे उद्योगों की तरफ आप बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप 2027 में एमएसएमई के हिसाब से आप उद्योग के मामले में उत्तर प्रदेश को आगे लाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में हमारा प्रतापगढ़ भी आता है, तो मैं प्रतापगढ़ के लिए भी मैं एक उद्योग की मांग करता हूँ। आज संसद में बजट पेश किया गया, आपको क्या लगता है यह बजट महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए कैसा है और क्या इसका लाभ हो सकता है? बजट हम सबके लिए बहुत उपयोगी है और ये मध्य वर्गीय परिवारों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोगों को लुभाने का काम कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है, अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी किसी एक की है ही नहीं। आपको क्या लगता है कि यह बजट समाज के सभी वर्गों के लिए कितना हितकारी है? किसको क्या मिला, कहाँ निराशा रही? देखिए, फिर वही झुंझुना पकड़ाया गया है जनता को। आज गरीब जनता के बीच में या मिडिल क्लास के लोगों के लिए क्या बजट में आया है? मुझे तो कुछ नहीं लगता है। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था
आज दुख की बात यह है कि सीता निर्मला रमण जी ने 1.5 घंटे की स्पीच में एक भी बार न तो जवानों के लिए कुछ किया है, न ही सैनिकों के लिए किया है। तो आपने देखा, हमने समाज के विभिन्न वर्गों से बात की बजट को लेकर के। कहीं व्यापारियों ने इसकी प्रशंसा की और साथ ही ऑनलाइन व्यापार पर अंकुश लगाने की बात कही। वहीं विपक्षी दलों के नेताओं ने बजट का विरोध किया और इसे जवान और किसान विरोधी भी बताया। कैमरामैन अभिदेव सिंह के साथ विवेक कुमार पांडे, TNP न्यूज। तो बजट को लेकर एक खास रिपोर्ट आप देख रहे थे। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़, जहां श्रद्धा और आस्था का प्रतीक राजिम कुंभ कल्प की शुरुआत हो चुकी है। हजारों श्रद्धालुओं ने सुबह त्रिवेणी संगम में स्नान किया, उसके बाद भगवान राजीव लोकन और कुलेश्वर नाथ के दर्शन पूजन किए। राजिम कुंभ कल्प में शामिल होने के लिए देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु वहां पहुंचे। आज के दिन स्नान करने से बोलते हैं कि महादेव का बहुत बड़ा उपकार होता है आज के दिन करके, तो इसलिए हम पुण्य स्नान करने आए हैं राजिम मेला में। और मंदिर आज के दिन मंदिर शिव भगवान का दर्शन करने से बहुत अच्छा पुण्य मिलता है। आज माघी पूर्णिमा का पहला दिन भगवान राजीव लोचन का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जो कि नदी में स्नान करने के बाद दान पुण्य करने का बहुत बड़ी महत्व है। जो भगवान दोनों हरि और हर का आज दर्शन करते हैं सभी दर्शनार्थी, और दीप प्रज्वलित करके महानदी, पैरी नदी और सोनू नदी में विसर्जन करते हैं। माघी पुन्नी में नहाए से ना संगम स्नान। हाँ, एक से ज्यादा जब कोई इलाहाबाद में नहाना हो तो कीर्तार्थ हो गए, समझ जाए तो जीवन है ना दोबारा आए नहीं लगे। और ये नहाए ले पाप कुछ धोआ थे। पहले तो हर हर महादेव। हम लोग हमारे पूरे टीम के साथ आए हैं और इस पुण्य मेला, माघी पुण्य मेला का मतलब बहुत महत्वपूर्ण ये दिन है। और मतलब हर दान करना चाहिए, हर चीज करना चाहिए। बहुत महत्व है भोलेनाथ की, मतलब अपार महिमा है उसकी, मतलब महिमा का गान नहीं कर सकती मैं। और जो मनोकामना है सबका पूरा होगा। हम लोग हमारी टीम के साथ आए, हर साल आते हैं और बहुत अच्छा लगा। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां सरगुजा के अंबिकापुर में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ स्वर्ण समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। यूजीसी के नए नियमों के वो खिलाफ रैली निकाली गई जो शहर के कई हिस्सों में गुजरे, जिसमें सैकड़ों की और बड़ी संख्या में लोग शामिल नजर आए। में जो संशोधन का प्रस्तावित विधेयक है वो घोर षड्यंत्रकारी, कलंकित, काला कानून रूपी संशोधन है, जिसका हम लोग तन मन धन से विरोध कर रहे हैं। इस संशोधित प्रावधान में विशेष रूप से कथित सवर्ण जातियों को टारगेट किया गया है, उन पर हमला किया गया है। उनकी आस्था, उनके विश्वास, उनके आत्मविश्वास, उनके सम्मान, उनके वर्षों के त्याग तपस्या को भुलाते हुए इस तरह का घृणित काला कानून सिर्फ जातिगत भेद के लिए, सिर्फ जातिगत विद्वेष विरोध करने का एक मौका दिया गया है। हम और आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारा समाज जो रहा है सब एकमय रहा और एक साथ रहे हैं। इनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहा है, आज तक भेदभाव नहीं रहा। सारे लोग समरस और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहे हैं। इसमें कहीं कोई जाति पाति का, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहा। इस सनातन धर्म का या हिंदुत्व का शुरू से ही पोषक रहा है। लेकिन हम और आप सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है पहले मुगलों के अधीन था, फिर अंग्रेज के अधीन था। इसके बाद भी उस समय ये सब जात पात चला, लेकिन क्या है कि भारतवर्ष में रहने वाले कोई भी व्यक्ति जो हमारा भारतीय था, उनमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। सब एकजुट थे और एक साथ रह के अपना जीवन यापन करते थे। बाद कालांतर में अंग्रेज जाए, उन्होंने एक नीति देखा और इन्होंने ये समझा कि वास्तव में हिंदुस्तान में इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर क्या है कि एकजुटता क्यों बनी रहती है और इसमें किसी तरह का बिखराव क्यों नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने फूट डालो और शासन करने की नीति अपनाना शुरू किया और वही काम आज हम स्वतंत्र भारत में दलगत राजनीति के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पुलिस अधीक्षक निखिल रखेजा ने प्रधान आरक्षण विजय कुमार पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से प्रधान आरक्षण विजय कुमार पांडे पर ऑनलाइन सट्टा गिरोह से जुड़े लोगों के संपर्क में रहने का शक था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए
विजय कुमार पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं पुलिस ने निलंबन आदेश के बिना सूचना ड्यूटी से उपस्थित रहने का कारण बताया है। और छत्तीसगढ़ के ही थाना शिवरी नारायण और पामगढ़ क्षेत्र में 2 रात में 5 जगह लूट की घटना अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। लूट और डकैती करने वाले 7 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और आपको इसी के साथ बता दें कि लूट और डकैती के दौरान मारपीट में 13 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को कोमा में होने की वजह से बिलासपुर रेफर किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती करने वाले गिरोह का खुलासा किया, जिसमें मास्टरमाइंड सहित 7 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करके बड़ी सफलता हासिल कर ली है। सुबह बोरसरा गांव में जांजगीर चांपा जिले में एक मुठभेड़ हुआ है। यहाँ पे जो एक बदमाश घायल अवस्था में लाया गया है, पुलिस पर उसने गोली चलाई थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है, उसी को उसका हालचाल देखने के लिए मैं आया था। और बाकी ये बदमाश वो है रामनाथ गौड़, जो कि पिछली जो 6 डकैतियों में शामिल रहा है। 27 और 29 तारीख की रात को इन लोगों ने, इनके गैंग ने 6 स्थानों पर 13 लोगों को घायल किया, 13 आम जनों को घायल किया, लूटपाट करके गंभीर रूप से घायल किया, जिसमें 2 आदमी अभी भी कोमा में बिलासपुर में है। 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ये 9वां आदमी जो मास्टरमाइंड है, इसकी घेराबंदी के दौरान पुलिस पर इसने गोली चलाई, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ है। उसी घायल को हम देखने यहाँ पे आए थे। बहरहाल वो ठीक है, पुलिस उसका बयान और बाकी जांच कर रही है। और अब खबरों में बात उत्तर प्रदेश की, जहां उन्नाव में जेल अधीक्षक को ही साइबर ठगों ने अपना शिकार बना लिया। बेटी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने का झांसा देकर 50 लाख रुपए ठग लिए गए। आरोपी ने उन्हें बाराबंकी से सफेदाबाद स्थित हिंद मेडिकल कॉलेज में सीट सुरक्षित कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद रुपए ट्रांसफर होने के बाद ठग ने फोन बंद कर लिया और जेल अधीक्षक ने ठग और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। और बिहार के आरा जिले में सरकारी विद्यालय के परिसर में 2 दिवसीय विद्या महाकुंभ का आज समापन हुआ। इस अवसर पर नर्सरी के कक्षा 2 और के नन्हे बच्चों ने अपने अनुभव और सिलेबस के साथ प्रोजेक्ट बनाकर प्रदर्शित किए। प्रशासन ने बच्चों की प्रतिभा और विद्यालय के प्रयासों की सराहना की। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने बताया कि 31 जनवरी से 1 फरवरी तक चले इस आयोजन में अन्य सरकारी विद्यालयों के बच्चे भी आमंत्रित किए गए थे। हम लोगों ने ये जो विद्या महाकुंभ लगाया, इसका उद्देश्य है कि बच्चों के नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करना और बच्चों में एक कॉन्फिडेंस ले आना कि वो 10 लोगों के सामने अपनी बातें बता सकते हैं, अपने ज्ञान को शेयर कर सकते हैं। इसमें विद्या महाकुंभ नाम देने का कारण ये रहा कि लोग साइंस एग्जीबिशन लगाया करते हैं, जिसमें केवल और केवल विज्ञान के प्रोजेक्ट्स होते हैं। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में 2 डेज का विद्या महाकुंभ लगा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी विद्या का महाकुंभ के रूप में बच्चों को अपने आप के प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट करते हुए देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ साइंस के ही प्रोजेक्ट्स हम नहीं डिस्प्ले करवा रहे हैं, बल्कि बच्चे मैथ्स के प्रोजेक्ट, SST के प्रोजेक्ट्स, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के प्रोजेक्ट्स, मैथ्स, रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे शोकेस कर रहे हैं। खबरों में इतना ही। लगातार देखते रहिए TNP न्यूज। नमस्कार।